अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साथ वक़ार रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ। फ्रॉम फैसल टाउन टू बहरिया टाउन, आर वी सीइंग मलिक रियाज 2.0। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। फैसल टाउन और चौधरी मजीद के हवाले से हम लोगों ने रिसेंटली पिछले 1-2-3 महीने के अंदर देखा कि नैब और आरडीए की तरफ से कार्रवाई हुई। उसके अंदर कुछ गिरफ्तारियां भी की गई और बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि जी फैसल टाउन के अंदर ये मसले हैं और फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो पूरी एक ग्रीन एरिया के अंदर डेवलप हो रही है और उसको एनओसी भी नहीं है। इस किस्म की चीज़ें मार्केट के अंदर आई, जिसके ऊपर चौधरी मजीद साहब ने, फैसल टाउन के जो ओनर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक गैदरिंग के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर जो हुई है उसके ऊपर एक ज़बरदस्त किस्म का उन्होंने बयान दिया और काफ़ी सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करने की कोशिश की। आज की इस वीडियो में हमारी ये कोशिश होगी कि हम चौधरी मजीद साहब के इस बयान को कोरिलेट कर सकें, क्योंकि बहरिया टाउन की जर्नी को हम जो डाउनफॉल की जो जर्नी है बहरिया टाउन की, वो हम कवर भी करते हैं, आप लोग को बताते भी रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके बहरिया टाउन के हवाले से हो रही हैं, तो हमें काफ़ी सिमिलैरिटी उसके अंदर नज़र आती है। तो आज हम उस चीज़ को भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। साद भाई, सबसे पहले ये बताएं कि चौधरी मजीद साहब ने जो बयान किया है वो क्या किया है, फिर उसके बाद इनका कोरिलेशन के ऊपर ही बातचीत करते हैं। जी साहब भाई। बड़ी रिसेंटली हमने एक वीडियो देखी जो कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब की वीडियो थी और इन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को 4 फेब को इन्होंने खिताब दिया और 1 घंटे की ये स्पीच है जिसके अंदर उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो 37-38 करोड़ रुपए का उन्होंने 1 महीने के अंदर टैक्स अदा किया, लेकिन हुकूमत से जो फैसिलिटीज एक इंडिविजुअल को जो टैक्स अदा करने वाले लोग हैं उनको मिलनी चाहिए, वो उनको पूरी तरीके से मिल नहीं रही। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी अपने बिजनेस को और सारे सिलसिले को वो बेहतरीन तरीके से चला सकें। उन्होंने किसी वक्त एक हॉस्पिटल से जाके कोई पर्ची भी नहीं ली क्योंकि हुकूमत उस तरीके से वो सारी सर्विसेज या सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर रहे। ताजरों के हक में चौधरी साहब ने बात की। उसके साथ साथ ये भी कहा कि हैविंग दिस काइंड ऑफ मनी, किसी इंडिविजुअल के पास इतना पैसा हो तो दुनिया का कोई भी मुल्क अपने पास उसको बुला सकता है, और अभी भी उन्होंने इस तरीके का अपना ऑलरेडी मामला कर लिया है किसी मुल्क के साथ, और इन्वेस्टमेंट अभी तक अदा नहीं की अकॉर्डिंग टू हिम। ऑल्दो आपको इस तरीके के बिजनेस वीज़ाज दुनिया के डिफरेंट मुल्कों के अंदर मिल जाते हैं जिसके अंदर आप एक सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ आप उस मुल्क के अंदर रह सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे चला सकते हैं, बशर्ते कि आप एक तगड़ी किस्म की इन्वेस्टमेंट करें। उसके साथ साथ बहुत सारी तनकीद हमने हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पे देखी। हमने बहुत सारी इदारों के ऊपर भी और सीडीए के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की कि जी वो भी अपना काम ठीक नहीं कर रहे हैं। पिछले 78 सालों में सीडीए ने कितना कुछ डेवलप किया, कितना कुछ डिलीवर किया, इसके ऊपर भी तनकीद देखी। हमने ये भी सुना कि दुनिया के कैपिटल्स के अंदर बेहतरीन किस्म के 5 स्टार 7 स्टार होटल्स होते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में क्या है, इस्लामाबाद को ऐसे ही आप दुनिया का सबसे खूबसूरत कैपिटल वैसे है, वो थर्ड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल इन द वर्ल्ड, बट इट इज वेरी ब्यूटीफुल, बट इट इज ब्यूटीफुल जस्ट बिकॉज के वहां पे मरगला हिल्स और जिस तरीके से वो प्लान हुआ है या बहुत ज्यादा ग्रीन है तो उस वजह से वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पे भी हमने तनकीद आते हुए देखी। फिर उन्होंने नैब को चैलेंज किया इस चीज के ऊपर कि आप कोई एक एक्चुअल अर्जी दिखा दें मेरे खिलाफ। वो ये कह रहे हैं जो केस है वो बोगस है, तो वो ये कह रहे हैं कि केस बोगस है। उसके साथ साथ उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया ब्यूरोक्रेसी को भी कि जो भी उन्होंने अपना काम ठीक से नहीं, कि आप अपना काम उस तरीके से ठीक से लेके नहीं चल रहे, और उन्होंने एंड में यही कहा कि ताजरों के लिए आप काम आसान करें। अगर उनको इस तरीके से दीवार से लगाएंगे तो कोई भी इस मुल्क के अंदर काम नहीं करना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात जो उनकी मुझे लगी, शायद मुझे भी उससे बहुत तकलीफ हुई और मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, उन्होंने ये कहा कि भाई इंडिया अपने ताजरों को बड़ा सपोर्ट कर रहा है, उनके लिए टैरिफ फ्री कर रहा है और वहां पे लोग बिलियनर्स बन रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरीके का मामला नहीं है। शायद हर मुल्क का अपना मामला होता है, उसे अपने तरीके से चलना होता है। तो एटलीस्ट हमारे दुश्मन मुल्क का एग्जाम्पल कोई भी इंडिविजुअल आप जो है वो इसको कोरिलेट क्यों कर रहे हैं, इसको यानी कि ये क्यों कह रहे हैं कि आर वी सीइंग मलिक रियाज 2.0, ये क्यों आप कोरिलेट कर रहे हैं, ये जरा कनेक्शन समझाने की कोशिश करें। मलिक साहब ने भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत कुछ डिलीवर किया हुआ था, चौधरी साहब ने भी बहुत कुछ डिलीवर किया हुआ, ज्यादा उनकी इन्वेस्टमेंट यहीं पे है या उनकी सोसाइटीज यहीं पे हैं, लेकिन मलिक साहब की इन्वेस्टमेंट हमने पेशावर में भी देखी, हम लाहौर में भी देखते हैं, कराची में भी देखते हैं, और भी छोटे शहरों के अंदर हम उनकी सब्सिडरीज उस तरीके से देखते हैं।
ریسنٹلی جب ملک صاحب کے اوپر یہ معاملات شروع ہوئے تو انہوں نے بحریہ ٹاؤن پشاور لانچ کیا تھا, اس کی انیشل لانچنگ چل رہی تھی. اسی طریقے سے چودھری عبد المجید صاحب نے فیصل ٹاؤن فیز 2 لانچ کیا ہے اور اس کا بڑا ارلی معاملات اس طریقے سے ہم چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جب ملک صاحب کے اوپر یہ سارے معاملات آئے تو ان کی غلطی یہاں پہ یہ تھی کہ آپ کہیں کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں ان تمام رشوتوں کی. ٹویٹس آ گئے تھے ملک صاحب کے 2 کہ میں جو ہے وہ باؤ ڈاؤن نہیں کروں گا ان چیزوں کے, کہ میرے پاس ویڈیوز ہیں ان تمام لوگوں کی کہ جنہوں نے کبھی میرے سے پیسے لیے, یا میرے پاس ایک پوری لسٹ ہے ان تمام چیزوں کی جو میں نے ڈفرینٹ جرنلسٹ کو اور اس سارے سلسلے میں دیے. تو یہ بھی ایک غلطی ہے جب آپ اس طریقے سے حکومت کے اگینسٹ اور اس کے کیا نام ہے جو ادارے ہیں ان کے اگینسٹ اس طریقے سے آپ بات کر لیں. اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ میں بو ڈاؤن نہیں کروں گا اور میں میرے دفتروں میں لوگ آ رہے ہیں اور توڑ پھوڑ کر رہے ہیں اور کاغذات لے کے جا رہے ہیں, تو آئی وڈ ناٹ گو ڈاؤن ٹو دس ایکٹیویٹی جو کچھ میرے ساتھ ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کوئی وعدہ معاف گواہ نہیں بنوں گا, میں بیان نہیں دوں گا. وہ سارے معاملات ہم نے ہوتے ہوئے دیکھے, لیکن ملک صاحب جس ٹائم کے اوپر یہ سب کچھ کر رہے تھے تو وہ پاکستان سے باہر تھے. وہ آلریڈی بی ٹی پراپرٹیز کے نام سے دبئی کے اندر انویسٹ کر چکے تھے. دبئی کی انویسٹمنٹ اسکرو اکاؤنٹس بیسڈ ہوتی ہے, یعنی وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ یا ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ سے زیادہ سیکیور بیٹ ہے. اوور دا پیریڈ آف ٹائم بحریہ ٹاؤن نے لوگوں کو بے شمار فائلز دی. ہم نے خاص طور پہ بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر دیکھا کہ جتنی آپ نے عرضیاں ڈالی اتنا مال نکل آیا. کسی کے پاس بھی اگر اپارٹمنٹ کی یا اولڈ بی ٹی کے کی پرچی تھی تو وہ مارکیٹ کے اندر سیل پرچیز ہوتی تھی, لیکن جن لوگوں کو ایکچوئل میں پلاٹس یا پروڈکٹس ملے وہ بہت کم لوگ تھے. اسی طریقے سے فیصل ٹاؤن 2 کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لارج نمبر آف فائلز بک رہی ہیں, لیکن فائلیں بیچنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس سیلنگ این او سی ہو, لے آؤٹ پلان اپروو ہو. وہ چیز ہمیں اس طریقے سے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر نہیں نظر آتا. تو یہ بہت ساری سملیرٹیز ان دونوں شخصیتوں میں ہے کہ یا وہ پیٹرن ہمیں جو ہے وہ اس طریقے سے نظر آ رہا ہے, جبکہ آپ جیسے بتا رہے تھے ساتھ بھی کہ بحریہ ٹاؤن زیادہ بڑا نام ہے ایز کمپیئر ٹو فیصل ٹاؤن, اور بحریہ ٹاؤن کی جو ڈیلیورنس ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے اور ڈفرینٹ شہروں کے اندر اس کی جو ہے وہ ہمیں پریزنس نظر آتی ہے پاکستان کے اندر. تو فیصل ٹاؤن اس طریقے سے اگر اس کو کمپیئر کریں تو ایک ریئل اسٹیٹ کی دنیا کے اندر ایک چھوٹا نام بنتا ہے. بٹ جب بڑے نام کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو انہوں نے بھی اس قسم کا ایک طریقہ کار اختیار کیا کہ جب کاروائیاں ہونے شروع ہوئی تو انہوں نے ایک جواب دیا ٹویٹر کے اوپر. پھر بعد میں معافیاں بھی مانگی گئیں, بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم 3,000 کر لیتے ہیں کہ ایسا معاملہ بنا لیتے ہیں. بٹ وہ آج کل جو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سارے سچویشن یا وہ معاملات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے بالکل سامنے ہیں. تو کیا ساتھ بھی یہ فیصل ٹاؤن بھی اسی رستے کی طرف جا رہا ہے, یہ ذرا بتائیں. لیکن یہ جو خاص طور پہ پریس کانفرنس ہے یا اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے اندر جو ان کی سپیچ ہے یہ کافی نیگیٹو تھی ہمارے ملک کے بارے میں اور سارے سلسلے کے بارے میں. یہ کافی نیگیٹو تھی. یعنی ہم اگر میں کہوں کہ ہمارے ملک میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر بہترین ہاسپٹلس ہیں, یا پھر ہمارے ملک کے اندر کوئی اسکول کالجز نہیں ہیں. تو میں آپ کو ایسے بڑے بڑے لیڈرز دکھا سکتا ہوں جو کہ پرائر پاور میں بھی رہے ہیں اور وہ پاکستان سے ہی پڑھے ہوئے ہیں, دنیا بھر میں شاید باہر بھی گئے ہوں لیکن بیسک ایجوکیشن پاکستان کے اندر ہوئی ہے. یا یہاں پہ ایچ ایس این کالج ہے بہت زیادہ زبردست ہے, لارنس کالج ہے, یہ پرانے کالجز ہیں سارے, بہت کلاس کالج ہے, مری گھوڑا گلی کے اندر لوکیٹڈ ہے. اس کے علاوہ بہترین قسم کے اسکول کالج, یعنی اگر کسی نے ایجوکیشن کے اوپر کام کیا, اگر ملک نے نہیں کام کیا, ملک کے اپنے فیڈرل گورنمنٹ ہیں لیکن پرائیوٹ لوگ بھی یہ کر سکتے ہیں سوائے ہاؤسنگ سوسائٹی بنانے کے. تو پرائیویٹ لوگوں نے بہت سارے پرائیویٹ کے اندر آپ روٹس دیکھ سکتے ہیں, آپ نسٹ دیکھ سکتے ہیں, نسٹ بھی کیا نام ہے آرمی بیسڈ ہے, آپ لمز دیکھ سکتے ہیں, آپ آئی بی دیکھ سکتے ہیں. یعنی بہت سارے یعنی کراچی کے اندر بھی زبردست یونیورسٹیز ہیں, لاہور کے اندر, پشاور کے اندر جائیں تو آپ کو ایڈورڈس کالج ملے گا, گرینڈ کالج پرانا بنا ہوا, اسلامیہ یونیورسٹی ملے گی. تو بہترین ایجوکیشن سیٹ اپس پاکستان کے اندر ہیں, بشرطے کہ کوئی نالج سیکنگ انڈیویجول ہو, کوئی واقعی سیکھنا چاہ رہا ہو ہر پل. اسی طریقے سے بہترین ہاسپٹلس ہیں ملک کے اندر. ایک اس صاحب نے آپ کو شوکت خانم دے دیا, ایک ہمارے لیڈر نے, ایک نے دے دیا آپ کو, یعنی یہاں پہ پنڈی کے اندر آپ ہارٹس کا ایک بڑا زبردست دیکھتے ہیں, مسلم لیگ نون کا یہ پیشکش تھی. اس کے علاوہ ریسکیو 1122 جیسی چیز ہمیں چودھری شجاعت صاحب نے دے دی تھی. اتنی زبردست سی ایم ایچ جیسے زبردست قسم کی فیسلٹیز ہمارے ملک کے اندر موجود ہیں.
बेहतरीन किस्म के न्यूरो फिजिशियंस, बेहतरीन किस्म के आई स्पेशलिस्ट, बेहतरीन किस्म के डॉक्टर्स हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, तो ये कहना नाहक होगा। इसी तरीके से आपने ब्यूरोक्रेसी पे बात की, मैं ये कहता हूँ कि आप नहीं, वो कह रहे हैं कि सब जो है वो पैसे कमा के बाहर की नेशनैलिटी ले लेते हैं। नॉट एवरीबडी, नॉट एवरी ब्यूरोक्रेट इज लाइक दैट। बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स आप यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर भी देखते हैं कि जिन्होंने बेहतरीन किस्म का आपको सर्व किया, और बहुत जबरदस्त लोग हैं। अच्छे बुरे लोग तो हर इंडिविजुअल में होते हैं, हम में भी मौजूद होंगे, आप में भी मौजूद होंगे, डेवलपर्स के अंदर भी मौजूद होंगे। लेकिन सवाल सिर्फ आपसे ये है कि आपने एनओसी के बगैर बेचा ही क्यों? और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साहब? बस इन दोनों के अंदर हमने सिमिलैरिटीज देखी, और हम दुआ करते हैं कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब मलिक रियाज 2.0 ना हो, उनके साथ वो सब कुछ ना हो जो कि हम इस बहरिया टाउन के साथ होते हुए देख रहे हैं। इस टाइम के ऊपर बहरिया टाउन को नोटिसेस दोबारा आ चुके हैं सीडीए से, जनवरी के अंदर आए थे, वीडियो के अंदर उसको दोबारा से कवर करके इंशाल्लाह बहुत रिसेंटली हम एक ऑक्शन भी होते हुए देख रहे हैं बहरिया टाउन के अंदर। ये रावलपिंडी के अंदर एक बहुत बड़ी ऑक्शन एफबीआर कर रहा है। तो अपने आप को कोशिश करें कि अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाले बने, अपने मुल्क के लोगों का फायदा करने वाले बने, और ना कि बस अपना फायदा कर रहे हैं, ना कि बस अपना फायदा कर रहे हैं। तो और इस मुल्क को बेहतर बनाएं। रियल एस्टेट के हवाले से मैं आपको ये बता दूं कि रियल एस्टेट इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर 100%, खास तौर पे सेलिंग प्लॉट्स एंड सेलिंग फाइल्स कोई फायदा नहीं देता। वो होल्ड कर लेता है उस पैसे को जो मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो सकता है, जो कि डेवलपमेंट में लगाया जा सकता है। हाँ, घर अगर आप बना रहे हैं या अगर आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, डेवलपमेंट का जो काम कर रहे हैं उससे काफी सारी चीजें सर्कुलेट होती हैं, फायदा होता है। लेकिन लोगों का पैसा प्लॉट के अंदर अगर फाइलों में डाल के कोई फायदा, या फाइलों में अगर स्टक हो जाए, तो वो पैसा जो स्टक हो गया वो मुल्क और कौम की या इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर फायदेमंद नहीं है। कोई इंडस्ट्री लगा रहे हो या कुछ बना रहे हो या कोई ऐसा जबरदस्त काम कर रहे हो या डेवलपमेंट के हवाले से कोई घर, होटल, अपार्टमेंट्स, कोई चीज बना रहे हो, ये मुल्क के फायदे की चीज है। लेकिन यकीन करें कि एज अ रियल्टर मैं इस बात को जानता हूं कि प्लॉट अल्टीमेटली मुल्क का पैसा होल्ड कर लेता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।